ओके चलिए वापस एक बार शुरुआत करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन के एनसीईआरटी एक्सरसाइज की। ठीक है, अभी तक हम 17 क्वेश्चन गिन चुके हैं। 17 पे खतरा था, खतरा टल चुका है। अभी 18 नंबर के क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज इज अ सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन टू डिफरेंट इंक्लाइन प्लेन्स of the same height but different angle of inclination. Will it reach the bottom with the same speed in each case? Right? तो आपको एक सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है and let's say this is some height h और इसके दो तरफ इंक्लाइनेशन है। एक तरफ कुछ ज़्यादा इंक्लाइनेशन है, लेट्स कॉल इट θ1, दूसरी तरफ कम इंक्लाइनेशन है, लेट्स कॉल इट θ2। और यहाँ से सॉलिड स्फीयर को रोल करवाना है आपको, राइट। बोथ हैव डिफरेंट एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। सवाल ये है कि विल इट रीच द बॉटम विथ द सेम स्पीड इन ईच केस। तो दोनों केस में क्या बॉल जब नीचे आएगा तो सेम स्पीड से आएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विल दे reach at bottom with same speed in both inclination। चलिए, तो मैं स्पीड अगर निकालना चाहता हूँ बॉटम पे तो आई विल बी सिंपली यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। वही यूज़ करना है आपको। तो टॉप में ऊपर होगा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही स्फीयर नीचे आएगा, वो रोल करते करते नीचे आएगा, तो उसके पास रोलिंग काइनेटिक एनर्जी होगी। तो रोलिंग के अंदर दो काइनेटिक एनर्जी होती है, ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यू विल राइट पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम। बिकॉज बॉटम पे आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं रहेगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। काइनेटिक एनर्जी के दो पार्ट होंगे, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² एंड रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ I⍵²। रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं हम, हाफ I⍵² लिखते हैं, राइट। चलिए, सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है भाई, 2/5 mr², राइट। चलिए, विल पुट इट हियर, हाफ इंटू mv² प्लस हाफ इंटू आई की जगह पे रखेंगे हम 2/5 mr² और v की जगह, ओमेगा की जगह रखेंगे हम v/r, है ना, क्योंकि वेलोसिटी v क्या होता है, ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा इज इक्वल टू v/r। आई विल पुट हियर r² इज कैंसिल। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया उसका हाफ mv² प्लस 2 विल कैंसिल 1/5 mv²। ओके, टेक एलसीएम, कितना हो जाएगा ये 7/10 mv²। इतना उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा जब बॉटम पे आएगा, दैट इज इक्वल टू mgh, जो ऊपर पोटेंशियल एनर्जी था। चलिए, तो यू विल राइट mgh इज इक्वल टू 7/10 mv²। mm विल बी कैंसल्ड। तो वेलोसिटी आपको फॉर्मूला मिला, देखो। तो वेलोसिटी v² इज इक्वल टू, इन्वर्स होगा सामने जाएगा तो 10/7 gh, और यू कैन राइट वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10/7 gh। ये मुझे फॉर्मूला मिला वेलोसिटी का। अब जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ वेलोसिटी के फॉर्मूला में एंगल कहीं पे आया ही नहीं है। क्या वेलोसिटी के फॉर्मूला में एंगल आया है, θ1 θ2? आया ही नहीं है। मतलब बॉटम पे जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल भी एंगल पे डिपेंड करता नहीं है। दोनों इंक्लाइनेशन पे जब बॉल बॉटम पे आएगा तो वेलोसिटी कैसा रहेगा, सेम रहेगा, राइट। तो वी कैन राइट हियर एज velocity at bottom is independent of
एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन velocity at the bottom is independent of angle of inclination. You can write on both incline sphere has same velocity at bottom. चलो दूसरा क्या पूछा है भाई, दूसरा पूछा है विल इट टेक लॉन्गर टू रोल डाउन वन प्लेन देन अदर। अब ये तो सिंपल लॉजिक है भाई, यहाँ पे आप स्फीयर को रखोगे तो जल्दी नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आने में टाइम लगेगा। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बट आपको प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट कितना टाइम लगेगा उसको बॉटम पे आने में। वी कैन ईजिली प्रूव दैट। चलिए लेट्स प्रूव। सेकंड वन, विल इट टेक लॉन्गर टू कम डाउन ऑन वन inclined plane? Let's do it. Second question, right? This was the first question. Okay. चलिए तो मुझे टाइम निकालना है, हो जाएगा आराम से। तो डिस्टेंस कितना काटना है? Let's say the distance it need to cover is s, right? And if you simply use the sin theta, what you can write? Sin theta is opposite side by hypotenuse. So I can write here sin theta is equal to opposite side h by hypotenuse s, right? But the distance is need to cover is s is equal to h by sin theta. उसको नीचे आने के लिए s जितना डिस्टेंस काटना है, right? अब जब आपका स्फीयर इस प्लेन से नीचे आ रहा होगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका हमने फॉर्मूला डायरेक्ट बनाया था, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, राइट? तो आई विल यूज़ दैट फॉर्मूला, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट rolling on inclined plane that acceleration on the inclined plane is g sin theta divided by 1 plus k square by r square। ये मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था कि रोलिंग डाउन जब ऑब्जेक्ट होता है इंक्लाइन प्लेन से तो उसका एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर, राइट? अब आपका शेप जो है वो, आपका जो शेप है वो स्फीयर है, तो स्फीयर के लिए आप k का वैल्यू डाल दो। तो मुझे पता है फॉर स्फीयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होता है 2/5 mr स्क्वायर। हमें स्फीयर के लिए सॉल्व करना है, इट कैन बी फॉर एनी पर्टिकुलर शेप, कोई भी और शेप के लिए भी आप कर सकते हो, राइट? दिस इज 2/5 mr स्क्वायर और I की जगह हम लिखते हैं mk स्क्वायर, पता है ना आपको? रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए आपको I की जगह लिख देना है mk स्क्वायर। चलिए mm विल बी कैंसल, आपको ये रेशियो चाहिए k स्क्वायर बाई r स्क्वायर, तो k स्क्वायर बाई r स्क्वायर रेशियो इज गोना बी 2/5। k स्क्वायर बाई r स्क्वायर का रेशियो कितना आ रहा है? 2/5 आ रहा है। विल पुट इट हियर। तो a इक्वल टू g साइन थीटा। हम पहले जनरल फॉर्मूला ला रहे हैं कि कोई भी इंक्लाइन प्लेन से अगर ऑब्जेक्ट रोल करके नीचे आएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। हाँ, हम पहले जनरल फॉर्मूला लाने की बात कर रहे हैं और फिर एंगल देखेंगे रिलेशन है कि नहीं है एंगल के साथ, ठीक है? तो इट इज़ 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर का वैल्यू है 2/5, राइट? मैं वापस कहूँगा ये स्फीयर के लिए पर्टिकुलर केस है, रिंग हुआ तो अलग केस बनेगा, राइट? डिस्क हुआ तो अलग केस बनेगा। मेथड आपको यही फॉलो करना है, ठीक है? खाली k और r का वैल्यू बदलेगा आपका। तो दिस इज गोना बिकम कितना हो जाएगा ये 7/, दिस इज गोना बी 7/5, 5 ऊपर आ जाएगा तो इट इज़ 5/7 g साइन थीटा। इतना रहेगा एक्सेलरेशन, इफ आई एम राइट, आई एम राइट, राइट? एक्सेलरेशन इतना रहेगा स्फीयर का, इतने एक्सेलरेशन से स्फीयर नीचे आएगा। यू वांट टू फाइंड द टाइम टू रीच टू द बॉटम, राइट? तो आई विल यूज़ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर्मूला बिकॉज g इज़ कांस्टेंट वैल्यू, एंगल इज़ ऑल्सो कांस्टेंट वैल्यू। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, ये तो कैसा हो गया भाई? ये एक्सेलरेशन हो गया आपका यूनिफॉर्म। चलो तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का फॉर्मूला यूज़ करो। यू विल यूज़ द फॉर्मूला डिस्टेंस s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, ठीक है? चलो बॉटम पे आने के लिए डिस्टेंस कितना काटना है? तो ये रहा, डिस्टेंस इज नीड टू कवर इज h बाई साइन थीटा। यू कैन सी हियर डिस्टेंस इज नीड टू कवर इज h बाई साइन थीटा। ऊपर टॉप के ऊपर तो कोई स्पीड होगा नहीं, तो इनिशियल स्पीड इज 0। एक्सेलरेशन इट हैज़ इज 5/7 g साइन थीटा,
इंटू टी स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन है उसका। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं हम, वैल्यू रख रहे हैं अब खाली बस, और कुछ धार नहीं मारनी है। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सो व्हाट यू विल गेट, यू वांट टू फाइंड दैट टाइम राइट, तो यू कैन राइट टी स्क्वायर इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा ये, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 7 2 14, ऊपर आएगा 5 नीचे जाएगा, सो इट इज़ 14/5 राइट। जी नीचे आ जाएगा और साइन थीटा नीचे आएगा तो नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर एच है और नीचे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो आप राइट। और कुछ है नीचे, जी भी आएगा ना नीचे, ध्यान से सॉल्व करना भाई, कुछ रह ना जाए राइट। तो जी भी आ गया नीचे, चेक कर लो कुछ बाकी बचा है। 14/5 जी साइन थीटा नीचे आया, 14/5 जी साइन थीटा आया तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ पे राइट। चलो टेक अंडर रूट, तो टाइम इज इक्वल टू, इफ विल टेक अंडर रूट दिस इज इक्वल टू 14h/5 जी साइन स्क्वायर थीटा। आई कैन टेक साइन स्क्वायर थीटा आउट फ्रॉम द अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा अंडर रूट ऑफ 4h/5 जी 14h/5 जी। इतना टाइम लगेगा स्फीयर को नीचे आने के लिए। अभी आपको कोई वैल्यू नहीं दिया है कि हाइट कितना है, एंगल कितना है, आपको जनरल केस सॉल्व करना है, तो मैंने स्फीयर के लिए जनरल टाइम निकाल दिया, उसको बॉटम पे आने में इतना टाइम लगेगा। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, टाइम टू कम बॉटम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो एंगल जितना छोटा रहेगा ना उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे एंगल छोटा है, देखो आप इस इंक्लाइनेशन में, इस इंक्लाइनेशन में देखो एंगल छोटा है, ये एंगल थोड़ा बड़ा दिख रहा है। तो अगर एंगल बड़ा होगा तो टाइम कम लगेगा बिकॉज इन्वर्स प्रोपोर्शन में है राइट। तो यू कैन राइट हियर स्फीयर टेक मोर टाइम टू रीच बॉटम ऑन इंक्लाइनेशन θ1, क्योंकि वो एंगल कम है। आप देख सकते हो यहाँ पे θ1 इज लेस देन θ2, तो T1 विल बी मोर देन T2 बिकॉज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस एंटायर न्यूमेरिकल। पहले हमने ये प्रूव किया भाई कि बॉटम पे दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। इसके लिए तो हमने सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ कर लिया। कैसे यूज़ किया भाई, तो देखो ऊपर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, जब रोल करके नीचे आएगा तो उसके पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी होगा, रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी भी होगा। नाउ एज पर द गिवन शेप आपको स्फीयर दिया है, सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख दिया 2/5 ओमेगा की जगह रख दिया v/r। इसको किया सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई, तो पता चला वेलोसिटी के फॉर्मूला में तो एंगल आ ही नहीं रहा है। मतलब वेलोसिटी दोनों प्लेन के ऊपर बॉटम पे सेम होगा। इट डजेंट मैटर कि कौन सा प्लेन ज़्यादा इंक्लाइन है कौन सा कम इंक्लाइन है, बिकॉज बॉटम पे वेलोसिटी के फॉर्मूला में एंगल इंक्लूड ही नहीं है, एक्सक्लूड है एंगल। तो चलिए ये बात तो हो गई। अब कौन ज़्यादा जल्दी नीचे आएगा, तो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन आपको पता है कि ये इंक्लाइनेशन ज़्यादा है, यहाँ पे स्फीयर को छोड़ोगे तो पहले नीचे आ जाएगा, बट प्रूव करना है, ऐसे लिख थोड़ी सकते हो आप, प्रूव करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, बॉटम पे नीचे आने का टाइम चाहिए आपको, ठीक है। तो नीचे आने के लिए डिस्टेंस कितना काटना है, दैट इज़ एस। तो आई हैव रिटन इट हियर, साइन थीटा इज h/s, तो s इक्वल टू h/sin थीटा। एक ब्रैकेट बना देते हैं इसको राइट। चलिए अब एक पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो ख्याल होना चाहिए, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक्सेलरेशन क्या होता है, ये आगे भी हम बार बार यूज़ करेंगे अभी राइट। एक्सेलरेशन ऑफ द रोलिंग ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन इज गिवन बाय g sin थीटा डिवाइड बाय 1 + k²/r²। एज पर द गिवन शेप k और r का रिलेशन रख दिया हमने, मिल गया एक्सेलरेशन। नाउ दिस एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, वी विल यूज फॉर्मूला ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, दैट डिस्टेंस इक्वल टू ut + हाफ t²। डिस्टेंस काटना है h/sin थीटा, वहाँ पे लिखा है, एक्सेलरेशन की जगह ये वैल्यू डाल दो राइट, t²। इसको सिंप्लीफाई करके t निकालो एंड यू विल फाइंड दैट टाइम जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल है। तो अगर एंगल छोटा रहेगा तो टाइम ज़्यादा रहेगा, एंगल बड़ा रहेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये हो गया आपका प्रूफ भी साथ में, समझ गए आप। चलिए अभी आपको ना क्या करना है पता है बच्चों, आपको सीधा सीधा ना कुछ जगह पे फॉर्मूलाज याद रखना होता है। आपको कुछ पर्टिकुलर जगह पे फॉर्मूला याद रखना बहुत ही ज़रूरी है राइट। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे जनरलाइज केस में आई का वैल्यू रखे बिना फॉर्मूला बनाओ m² रख के और उसको सॉल्व करो राइट। और वो फॉर्मूला अपने दिमाग में डाल दो, फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला।
राइट। ये तो खाली स्फीयर के लिए, कोई भी और शेप हुआ तो के आर का रिलेशन आपको खाली डालना पड़े, इस तरह का फॉर्मूला आप बना दो जो मैंने आपको ऑलरेडी थियरी में दिया हुआ है, राइट। तो इस तरह से आपको सारे फॉर्मूला अगर याद होंगे ना तो ऐसे क्वेश्चन, बराबर। चलो हाय, सवाल नंबर 19 क्या कहता है, देखिए आपका स्क्रीन के ऊपर। अ हुप ऑफ रेडियस 2 मीटर। हुप पता है ना, हुला हुप, वो ऐसे ऐसे घुमाते हैं, रिंग होती है वो, दैट इज बेसिकली हुप। इट इज़ ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड वेई 100 kg. It rolls along a horizontal floor. It rolls along a horizontal floor so that its center of mass has a speed of 20 centimeter per second. How much work has to be done to stop it? अरे बाप रे, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या दिया है, एक हुप है। हुप मतलब रिंग, आपको ये पता होना चाहिए, हाँ, अदरवाइज आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएगा आपसे। दिस हुप हैज़ द मास ऑफ 100 kg एंड द रेडियस इज गिवन एज 2 मीटर। बहुत खतरनाक है। इट रोल्स ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये रोल करते करते आगे आ रहा है, घूमते घूमते, राइट, सच दैट इट्स सेंटर ऑफ मास हैज़ द स्पीड। कितने स्पीड से आगे आ रहा है बच्चा, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, दैट इज़ 0.2 मीटर पर सेकंड। आपको इसको रोकना है, कितना वर्क करना पड़ेगा? यू वॉन्ट टू फाइंड वर्क टू स्टॉप इट। इसको रोकने के लिए बच्चा आपको वर्क कितना करना है, दैट इज़ व्हाट यू वांट टू फाइंड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, रोटेशन हो रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं? है, डेफिनेटली। अगर मुझे मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रोकना है तो जो वर्क करना पड़ेगा वो तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से भी फाइंड कर सकता हूँ। वर्क इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यही आपको करना है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगा बिकॉज आपको रोक देना है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रहेगा हाफ mv², मास दिया है, वेलोसिटी दिया है। ऐसा मत करना क्योंकि ऑब्जेक्ट स्लाइड होके नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट रोल करते करते आ रहा है, तो उसके पास 2 काइनेटिक एनर्जी होगी, ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी। ध्यान रखना, राइट। चलिए, सो विल राइट हियर वर्क डन to stop the hoop is equal to change in its kinetic energy. So work done is final kinetic energy minus initial, or you can write initial minus final, फर्क नहीं पड़ता। Final kinetic energy will be 0 क्योंकि वो तो रोकना है आपको वैसे भी। चलिए, लेट्स फाइंड आउट द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो रूप के अंदर 2 काइनेटिक एनर्जी होगा, हाफ mv² भी होगा, हाफ आई ओमेगा भी होगा, है ना, क्योंकि ये आपका रोल करते करते आगे आ रहा है। चलिए, कौन सी वैल्यू आपके पास नहीं है? मास तो है, वेलोसिटी है, एक रिंग है, ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चा mr², और ओमेगा नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ओमेगा इज़ v/r। अपने पास सारे फॉर्मूला है भाई। ये mr² का है रखा बिकॉज इट इज़ फॉर रिंग। ठीक है, चल मुन्ना सिंप्लीफाई कर दे। हाफ mv² प्लस हाफ इंटू m इंटू r², v²/r², ले r² कट। हाफ mv² प्लस हाफ mv² पूरा एक mv²। मास कितना है? 100। वेलोसिटी कितना है? 0.2 का करेंगे स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 4। यस, दिस इज गोना बी 4। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वॉज 4 जूल, राइट। स्टार्टिंग में खाली कितना काइनेटिक एनर्जी था? 4 जूल जितना एनर्जी था। तो आपको अगर रोकना है तो आपको 4 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो यू कैन राइट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 4 जूल। दिस मच वर्क यू हैव टू डू टू स्टॉप दिस हुप। उसको रोकने के लिए 4 जूल वर्क आपको चाहिए। ओके, चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। व्हाट इज दिस क्वेश्चन नंबर 20? The oxygen molecule has a mass of 5.30 into 10 power minus 26 kg and a moment of inertia 1.94 into 10 power minus 46 kg into meter square. So basically mass is given, moment of inertia is given. Right, about an axis passing from the perpendicular to the line joining the 2 atoms. ठीक है, suppose the mean speed of such molecule in a gas is 500 meter per second. राइट, तो उस मोलेक्यूल का स्पीड दिया है 500 मीटर पर सेकंड
and that the kinetic energy of the rotation is 2/3 of its kinetic energy of translation. बहुत कुछ डेटा दिया है. Find the average angular velocity of the molecule. आपको उसका एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालना है. क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं आपको. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम होता है, ये एक एटम, ये दूसरा एटम. सपोज दे बोथ आर रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस. दिस इज हाउ दे आर रोटेटिंग. आपको इसका मास दे दिया गया है 5.30 इंटू 10⁻⁻26 kg, right? And you have the moment of inertia also 1.94 into 10⁻⁻46 kg into meter square. These things we have, right? About an axis passing through, that is what we have. Suppose the mean speed of such a molecule in the gas is 500 meter per second. तो आपको इसका स्पीड दे दिया है, linear speed 500 meter per second, and one hint is given 500 meter. हाँ, hint is given kinetic energy rotational, यही मेन हिंट है, is equal to 2/3 of the kinetic energy translation. Then find the mean angular velocity. mean angular velocity मतलब ओमेगा आपको फाइंड करना है. चलो तो फॉर्मूला ही रखना है, कुछ नहीं करना है. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, 2/3 ऑफ ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर. हाँ, तो मेरा काम क्या है इसमें, सब कुछ तो है हमारे पास. आई का वैल्यू 1.94 इंटू 10⁻⁻46, ओमेगा फाइंड करना है 2/3. मास है 5.3 इंटू 10⁻⁻26, वेलोसिटी है 500 का स्क्वायर. चलो अब डिमांड ऐसी आती है कि सर पूरा सॉल्व करके दिखाओ ना, डायरेक्ट आंसर मत लिखो, ठीक है? तो पूरा सॉल्व करते हैं. चलिए पहले इस साइड को सॉल्व कर लीजिए. दिस इज़ 2/3 इंटू 5.3 इंटू 500 दो बार करना है, 500 इंटू 500. चलो ये आ रहा है आपका, कितना मिंडा होगा, 1 2 3 4 5. दिस इज़ 8.83 इंटू 10⁻5 और साथ में एक 10⁻⁻26 है. हाँ, ध्यान रहे, ठीक है? परफेक्ट, राइट? चलिए इस तरफ क्या है, तो इस तरफ है आपके पास ओमेगा स्क्वायर और साथ में है 1.94 इंटू 10⁻⁻46. चलिए इसको जाने देंगे नीचे, 1.94 इंटू 10⁻⁻46 आ गया नीचे, राइट? चलिए आप सिंप्लीफाई करेंगे. 8.83 डिवाइड बाई 1.94, दिस इज़ 4.55. 10 पावर कितना बचेगा, ऊपर 5 है, -26 है, ये 46 ऊपर आएगा तो +46 हो जाएगा. दिस इज़ 10⁻25. दिस इज़ वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर. मुझे अंडर रूट निकालना है तो 10 पावर इवन रहना चाहिए कंपलसरी. तो आई कैन राइट 45.5 इंटू 10⁻24. अब 10⁻24 का अंडर रूट हो जाएगा 10⁻12 एंड 45.5 का अंडर रूट निकालेंगे. दिस इज़ 6.74. ओमेगा है तो रेडियन पर सेकंड. तो इतना रहेगा मीन एंगुलर वेलोसिटी. दिस इज मीन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 6.75 इंटू 10⁻12 रेडियन पर सेकंड. समझ गए कैसे करना है आपको? सिंपल यही हिंट को यूज़ करना है. काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी. चलिए फिर फॉर्मूला रख के सॉल्व करना है. चलो मुन्ना लोग, सवाल नंबर 21 क्या कहता है? A cylinder rolls up an inclined plane of angle of inclination 30 degree. ठीक है. At the bottom of the cylindrical, but at the bottom of the inclined plane, the center of mass of the cylinder has a speed of 5 meter per second. ठीक है. क्या पूछा है? How far will the cylinder go up the plane? सिलेंडर कितना ऊपर तक जाएगा? और दूसरा, how long will it take to return to the bottom? How long will it take to return to the bottom? चलिए कोई दिक्कत नहीं है. तो एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल 30 डिग्री है. फिगर ड्रॉ करने में मज़ा आता है मुझे, राइट? ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, राइट? सबसे खतरनाक इंक्लाइन प्लेन जो है ना, वो द बर्निंग ट्रेन पिक्चर में बनाया गया था. अगर आपको याद हो तो धर्मेंद्र का पिक्चर था, धर्मेंद्र जितेंद्र सब थे अंदर, द बर्निंग ट्रेन. उसमें इंक्लाइन बनाया था ट्रेन को रोकने के लिए. बाप रे क्या साइंस लगाया था. ओके, दिस इज़ 30 डिग्री एंगल और यहाँ से एक सिलेंडर है,
अब मैं कैसे दिखाऊं आपको ये सिलेंडर। चलो ये सिलेंडर जो है ना वो रोल करके ऊपर जा रहा है और अभी उसका वेलोसिटी आपको दिया हुआ है बॉटम पे 5 मीटर पर सेकंड। समझ गए इतना आप? सिलेंडर का कुछ डेटा दिया है आपको। सिलेंडर के डेटा में हमारे पास कुछ भी नहीं है। वी हैव नथिंग इन द डेटा ऑफ सिलेंडर। सेंटर ऑफ द मास ऑफ द स्पीड सिलेंडर। ओके, नाउ वी वांट टू फाइंड हाउ फार विल द सिलेंडर गो अप। फर्स्ट वी वांट टू फाइंड हाउ फार सिलेंडर गो अप। और दूसरा फाइंड करना है कितने टाइम में वो नीचे आ जाएगा लुढ़क के वापस। चलिए अभी हो जाएगा, दिक्कत नहीं है कुछ भी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सिलेंडर बॉटम पे है, उसके पास वेलोसिटी है, मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा काइनेटिक एनर्जी कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा। मान लो कि आपका सिलेंडर यहाँ तक आया, यहाँ तक सपोज, ये तो दिखाना भी मुश्किल है एक्चुअली, इसको अगर दिखाना भी हो ना तो ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। ये सिलेंडर है राइट, सपोज़ आपका सिलेंडर यहाँ तक आया और यहाँ पे आते आते उसका स्पीड फिर 0 हो गया और उसने कितना हाइट पकड़ा, सपोज एच जितना उसने हाइट पकड़ा। कितना हाइट पकड़ा उसने? एच जितना। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी था ना वो धीरे धीरे हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि इफ़ सिलेंडर क्लाइंब अप height h on inclined plane, if it climb up height h on inclined plane, so I can say from law of conservation of energy, from law of conservation of energy, right, you can write kinetic energy at bottom इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप। ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं है। अब सिलेंडर रोल करते करते ऊपर जा रहा है, तो रोल करते करते ऊपर जा रहा है तो 2 काइनेटिक एनर्जी आएगा उसके पास, और रोटेटरी भी आएगा बराबर, और ट्रांसलेटरी भी आएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंड दैट विल बी कन्वर्टेड टू mgh। समझे चमन लोग? चलो दैट इज हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर मतलब कुल्फ़ी। कुल्फ़ी को काटोगे तो डिस्क निकलेगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr स्क्वायर, और ये ओमेगा को हम लिखते हैं v/r, स्क्वायर करना है उसका भी। समझे? समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? राइट, याद रखना सिलेंडर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देता हूँ यहाँ पे। और सिलेंडर नहीं पूछ दिया तो सॉलिड ही समझ लेना है आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज हाफ mr स्क्वायर एंड वेलोसिटी v होता है ओमेगा इंटू r। वो 2 रिलेशन हमने यहाँ पे यूज़ किया है। चलो बेटा लोग कैंसल, हाफ mv स्क्वायर प्लस 1/4 mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर प्लस 1/4 mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। चल मुन्ना मास कट कर दे। हाफ प्लस 1/4 कितना होगा? 3/4 mv स्क्वायर, m तो कट कर दिया, 3/4 v स्क्वायर इज इक्वल टू gh राइट। तो तुम्हें हाइट मिल जाएगा बच्चा, हाइट इज इक्वल टू 3/4 v स्क्वायर बाई g नीचे आ गया। चलो फाइंड करते हैं। बॉटम पे वेलोसिटी 5 का था, g का वैल्यू 9.8। सॉल्व करता हूँ, रुको कितना गया? 3/4 इंटू 25 डिवाइड बाई 9.8, ये आ रहा है 1.91 मीटर। इतना हाइट मिला। हाँ, इतना हाइट मिला है। आपको हाइट नहीं पूछा है, आपको ये पूछा है वो कितना ऊपर तक जाएगा, मतलब आपको ये पूछा है कितना डिस्टेंस वो स्लोप पे काटेगा। तो अभी तो सिंपल है ना भाई, साइन थीटा यूज़ करो ना मुन्ना लोग राइट। तो आई कैन यूज़ साइन थीटा, अपोजिट साइड h बाई हाइपोटेनस s, h बाई s है कि नहीं? है ही ना। साइन थीटा 30 डिग्री है मुन्ना, हाइट कितना है? 1.91, डिस्टेंस फाइंड करना है। साइन 30 होता है 1/2, सिंप्लीफाई कर 3.82 मीटर। तो इंक्लाइन प्लेन पे ये 3.82 मीटर का डिस्टेंस काटेगा। कितना डिस्टेंस काटेगा इंक्लाइन प्लेन पे? वो 3.82 मीटर का डिस्टेंस काटेगा वो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर राइट। चलिए अब आपको ये पूछा है कि कितने टाइम में वो नीचे आएगा ठाकुर। कोई बात नहीं, अब भी सॉल्व करते हैं। कितने टाइम में नीचे आएगा वो पूछा है ना,
तो फर्स्ट वी हैव एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिलेंडर ऑन इंक्लाइन प्लेन, वापस आया एक्सेलरेशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो दूसरा क्वेश्चन है टाइम टू रीच द ग्राउंड। तो पहले तो फाइंड कर लेते हैं भाई एक्सेलरेशन कितना होता है ऑन इंक्लाइन प्लेन। एक्सेलरेशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, अब भी फॉर्मूला किया हमने, ए इक्वल टू जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अभी आपका शेप कौन सा है भाई, सिलेंडर है, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रहा। ओके, यूज़ करेंगे रिलेशन आई इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, आई की जगह हम रखते हैं एम के स्क्वायर दैट इज़ हाफ एम आर स्क्वायर, एम कट करेंगे तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर है बच्चा 1/2। सिलेंडर के लिए तेरा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा मेरे बच्चे, 1/2, दिख रहा है ना, हाँ टकाटक। सिलेंडर के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 1/2, रखते हैं यहाँ पे। चलो ए इक्वल टू जी साइन थीटा, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री दे दिया है, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है 1/2, राइट, दिख रहा है। चलो कितना हो जाएगा ये, इधर लिखते हैं। सो द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी इंटू साइन 30 इज 1/2, 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2, 2 कर कैंसल, जी का वैल्यू 9.8/3 कितना आता है, बहुत मगजमारी है यार, मजाक नहीं करने का, 3.27 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चल बेटा इतना एक्सेलरेशन है तेरा, राइट। ओके, अब आप ये फाइंड कर लो कि जब ये भाई साहब ऊपर पहुंच गए हैं, राइट, उसके लिए टी टाइम लगेगा, तो वापस नीचे आने में भी टी टाइम लगेगा, ये हमें पता है। ऑब्जेक्ट जितने टाइम में ऊपर जाता है उतने ही टाइम में वापस नीचे आता है। तो आप लोग ये फाइंड कर लो उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, बिकॉज ये आसान रहेगा आपके लिए फाइंड करना, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से वापस नीचे आएगा ना तो इनिशियल स्पीड 0 रहेगा। स्टार्टिंग में तो 0 स्पीड रहेगा, ऊपर पहुँचेगा, धीरे धीरे स्पीड कम होगा, फाइनली उसका स्पीड 0 होगा, फिर नीचे आएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे बच्चा, हम इधर सॉल्व करेंगे इसको। आप मुझे नहीं देख पाओगे बट आप बोर्ड को देख पाओगे, मेरे हाथ को फील करो, राइट। तो यू कैन राइट हियर टाइम फॉर सिलेंडर टू रोल डाउन द प्लेन, एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है जो आपने फाइंड किया है। आई विल यूज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चल बेटा एस कितना है, 3.82, ऊपर से नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो जब ऊपर है तब उसका स्पीड कितना रहेगा, 0। वी आर फाइंडिंग टाइम फॉर रोलिंग डाउन, तो इसका इनिशियल स्पीड 0 रहेगा। चल बेटा हाफ इंटू एक्सेलरेशन हो रहा 3.27 इंटू टी स्क्वायर। चल मैं फाइंड करता हूँ डायरेक्ट टी, चल 3.82 आ गया मैं फ्रेम में वापस, 3.82 इंटू 2 डिवाइड बाई 3.27 कर इसका अंडर रूट 1.53 सेकंड। तो टाइम आया 1.53 सेकंड। ये टाइम खाली रोल डाउन का है, तो टोटल कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में और नीचे आने में, टोटल टाइम टू रिटर्न टू बॉटम। तो टोटल टाइम ऊपर जाने में टी टाइम, नीचे आने में टी टाइम, 2t टाइम, दैट इज 3.06 सेकंड। इतने टाइम में सिलेंडर लुढ़क के नीचे वापस पहुंच जाएगा बॉटम पे। कितने टाइम में बच्चा, 3.06 सेकंड में ये सिलेंडर रोल करके वापस नीचे पहुंच जाएगा। एक्सीलेंट लेवल का सवाल, राइट। देख ले वापस एक बार, लॉजिक अगर क्लियर है ना तो फिजिक्स इजी रहता है। आपको ये पता होना चाहिए कि नीचे उसके पास स्पीड है, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो इसका जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा। अब ऑब्जेक्ट रोल करते करते जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में 2 टर्म आएंगे। आई पता होना चाहिए, सिलेंडर का हाफ एम आर स्क्वायर, ओमेगा की जगह रखते वी बाई आर, सॉल्व कर 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 तुझे हाइट मिला। आपको हाइट नहीं फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कितना इंक्लाइन चढ़ेगा वो, तो आपको डिस्टेंस पूछा है तो यूज़ द ट्राइंगल साइन थीटा इज इक्वल टू एच बाई एस। एस मिल गया। चल अब ये पूछा है कितने टाइम में ये वापस नीचू आ जाएगा, राइट। तो पहले ये फाइंड कर लेते हैं कि इस इंक्लाइन प्लेन पे इसका एक्सेलरेशन कितना होगा।
वी हैव द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। के आर का रिलेशन अलग अलग शेप के लिए बदलेगा। सिलेंडर के लिए ये रहा, रख यहाँ पे एंगल रख दें, एक्सेलरेशन मिल गया, राइट। अब सिलेंडर पहले ऊपर जाएगा, वेलोसिटी 0 होगा, फिर वापस नीचे आएगा। तो ये फाइंड कर लेते हैं कि ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। यूज़ किया फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। जब नीचे आ रहा है लुढ़क के तब इनिशियल स्पीड 0 रहेगा। एक्सेलरेशन आपने फाइंड किया है, डिस्टेंस आपको पता है, सिंप्लीफाई करो, लुढ़क के नीचे आने का टाइम मिला। टोटल टाइम कितना होगा, ऊपर जाने का t, नीचे आने का t, 2t ले, हो गया आंसर ख़त्म। तो इधर आपका NCERT एक्सरसाइज ख़त्म होता है, चैप्टर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। अभी और 11 क्वेश्चन बचे हैं और वो 11 क्वेश्चन जो है ना वो भयंकर भयंकर क्वेश्चन है, क्योंकि एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। वो एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़े से भारी भरकम रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कराऊंगा आपको एक एक न्यूमेरिकल अगले क्लास में, ठीक है। चलिए।